आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर जैस्मिन मल्होत्रा सैनी से, जो कि 16 इयर्स एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ डेंटल इम्प्लांट्स एंड डेंटल हेल्थ। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर जैस्मिन। थैंक यू। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तो यही बात है कि हमारे दांत आज की डेट में सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ख़राब होते हैं, जैसे कि चीनी, स्ट्रेस या लाइफस्टाइल। तो हम सब कुछ इकट्ठा मान लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्टर हमारे दांतों में होता है ऑफ कोर्स मीठा ज़्यादा खाना। जो लोगों को स्वीट टूथ होता है उनको ज़्यादा कैविटीज़ होती हैं। अब इसका रीज़न क्या होता है, हम सारे रीजंस एक ही बार में कवर कर लेते हैं। हमारे माउथ में नेचुरली एक बैक्टीरियल फ्लोरा होता है, ठीक है। ये बैक्टीरियल फ्लोरा तब तक आपके दांतों को हार्म नहीं कर सकता जब तक दांतों के ऊपर खाना ना फंसा मिले। अब खाना ज़्यादा दांतों पे फंसता वो है जो स्टिकी होता है, शुगरी होता है, रिफाइंड होता है, जैसे कि टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स, बिस्किट्स जो हम काफ़ी बार बच्चों को बहुत फ्रीली दे देते हैं। चिप्स भी बहुत स्टिकी होते हैं, दांतों पे चिपकते हैं। जब ये खाना दांतों पे चिपका रह जाता है और हम इसको टाइमली ब्रश से निकालते नहीं हैं, तो जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में नेचुरली होते हैं वो जाके उस खाने को खाने जाते हैं, एक एसिड रिलीज़ करते हैं जो हमारे दांतों में डिकेज़ करता है। सो सबसे बड़ा फैक्टर हमारे दांतों में यही है कि हम खाना कैसा खा रहे हैं एंड ब्रश टाइमली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके। और कितने बार एक दिन में ब्रश करना चाहिए, बच्चों को, बड़ों को या हमको elderly को? दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में अगर आप आफ्टर ब्रेकफास्ट कर सकें तो ज़्यादा अच्छा है, और नाइट में आफ्टर योर लास्ट मील। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज़ रात को जो खाना दांतों पे लगा रह जाएगा उस पे सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को एक्ट करने का टाइम मिलता है। रीज़न बीइंग, ना आप रात भर पानी पिएंगे, ना आप खाना खाएंगे, ना आप बातें करेंगे कि आपकी टंग मूवमेंट हो रही है, थोड़ा बहुत दांत साफ हो रहे हैं, तो आप बस शांति से सो रहे हैं। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे आपके जो दांतों पे बैक्टीरिया हैं वो हैप्पीली एक्ट कर सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिकेज इज पीपल हु डू नॉट ब्रश इन द नाइट। ओके। तो जैस आपने जैसे बताया कि ब्रेकफास्ट के बाद ज़रूर वॉश करना चाहिए, मतलब आपको टूथ ब्रश करना चाहिए। तो बेसिकली ऐसे हमने समझा कि दांतों पे खाना लगा नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब रात को अगर आप ब्रश करके सो ही रहे हैं तो आपके दांतों पे खाना तो है नहीं है, तो सुबह आप मोस्टली सिर्फ ब्रश इसीलिए करें कि आपको अपना माउथ फ्रेश करना है, पर निकाल कुछ नहीं रहे हैं, सिर्फ प्लाक थोड़ा बहुत होगा वो आप निकाल रहे हैं। बट इफ़ यू कैन जस्ट रिंस योर माउथ व्हेन यू वेक अप, एंड ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप घर पे ही होते हैं तो आप ब्रेकफास्ट के बाद प्रेफरेबली ब्रश कीजिए, और अगर आप नहीं होते हैं, ऑफिस वगैरह में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद रिंस ज़रूर करिए, लंच के बाद रिंस ज़रूर करिए। परफेक्ट। तो जैसे कि एक बहुत बड़ा मिथ जो बस्ट हुआ है कि सुबह उठते ही ब्रश नहीं करना है, एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद ब्रश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? विच इज़ वेरी न्यू टू मी, क्योंकि आज तक हम तो सुबह ही ब्रश कर रहे थे, जैसे कि हमारे पूरे परिवार वाले भी करते हैं। ओके। एक और बहुत अहम सवाल है कि जब तक दांतों में पेन नहीं होता कोई आता ही नहीं है विजिट के लिए, तो क्या उसके साइंस एंड सिम्टम्स पहले से होते हैं जो अवॉइड कर रहे होते हैं? थोड़ा बताएंगे इस बारे में। यस, देखो सबसे एक, जैसे हमने अभी ब्रशिंग समझी 2 बार दिन में करनी बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स विजिट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपने ब्लड टेस्ट कराते हैं हर कुछ मंथ्स के अंदर, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि बॉडी में कुछ बिगड़ रहा है क्या, ताकि आप टाइमली उसको कंट्रोल कर सकें। वैसे अगर आप डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स जाके दिखाएंगे तो अगर कोई डिके हो रहा है इनिशियल स्टेजेस में वो पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो वो उस स्टेज तक पहुंचेगा ही नहीं कि आपको दर्द हो या कोई सिम्टम स्टार्ट हो। बाकी सिम्टम्स आपको ये देखना है कि कोई एरियाज में खाना तो नहीं फंस रहा बहुत ज़्यादा, ब्लीडिंग तो नहीं हो रही गम्स में से, बैड स्मेल तो नहीं आ रही है, एंड सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है। ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके। सो अगर कैविटी हो रही है या गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, बैक ब्रीथ हो रहा है, इसका कुछ स्पेसिफिक कारण भी होता है जो लोगों को पता होना चाहिए? कैविटी के हमने अभी बैक्टीरिया समझ लिए, जो दांतों पे खाना फंसा रह जाता है, अच्छे से क्लीन नहीं होता है, उसको जाके खाते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं जिससे डिके होता है। एक दूसरे सेट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके गम्स एंड बोन पे एक्ट करते हैं। तो आपके जो दांत है वो एक बोन है, जो आपकी जॉ की बोन है उसने पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक गम की लेयर है। एक दूसरे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लाक बनाते हैं। प्लाक का मतलब है कि हर कुछ घंटों में आपके दांतों के ऊपर एक स्टिकी स्लाइमी लेयर बननी ही बननी है, ठीक है। वो स्टिकी स्लाइमी लेयर को भी हमको ब्रश से निकालना होता है। अगर आप खाने के कुछ घंटों बाद अपने टंग को दांतों के ऊपर फेरेंगे तो एक रफ सी सरफेस फील होगी, ठीक है, जो कि ब्रश करने के बाद निकल जानी चाहिए अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं तो। अगर कुछ
दिनों तक आप कुछ एरियाज में प्लाक को छोड़ देते हैं, अच्छे से ब्रश आप नहीं कर पाते हैं, देन दैट टर्न्स इनटू टाटर। अब टाटर क्या होता है? एक हार्ड कैल्सिफाइड लेयर जो कि अब ब्रश से नहीं निकलेगी, वो सिर्फ हम निकाल सकते हैं अपने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से। तो ये जो प्लाक के अंदर बैक्टीरिया होते हैं ये पायरिया कॉज करते हैं। पायरिया का मतलब हो गया ब्लीडिंग गम्स, जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, उसके बाद में आपके दांत हिलने लगेंगे, इवेंचुअली आपके दांत बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, ठीक है। एंड बैड ब्रेथ का भी ये बहुत बड़ा कॉज है। बैड ब्रेथ का एक और बहुत बड़ा कॉज है, वो है अगर आप टंग क्लीन नहीं करते हैं तो, क्योंकि टंग की सरफेस भी बहुत रफ है, उसके ऊपर बहुत प्लाक एक्यूमुलेशन होती है। दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ बैड ब्रेथ। ये डेंटल कॉजेज हैं। इसके अलावा अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, ईएनटी इश्यूज हैं, तो उसकी वजह से भी आपको बैड स्मेल हो सकती है। ओके, सो बच्चों के लिए कितना जरूरी है डेंटिस्ट विजिट? यू नो, क्योंकि लोग अपने हेल्थ का तो ख्याल रख रहे हैं बट डेंटल हेल्थ का नहीं रख रहे, तो क्या बचपन से कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों के साथ करनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंटल विजिट्स, जिससे उनके टीथ आगे चल के यू नो हेल्दी स्टेट में रह पाए? राइट। जैसा आप बता पाएंगे। जब बच्चे का पहला टूथ माउथ में आता है तब आप जेंटली उसकी क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, और एक डेंटल विजिट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास बच्चे को लेके जाएंगे। इसके क्या फ़ायदे होंगे? एक तो डेंटिस्ट बच्चे को तब से बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी सिखाना शुरू कर देगा कि ब्रश कैसे करना है या टीथ मेंटेन कैसे करनी है, डाइटरी हैबिट्स क्या फॉलो करनी है। तीसरी चीज़, बच्चा फ्रेंडली हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा एक डेंटिस्ट के इन्वायरमेंट से। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके फेयर बढ़ जाते हैं, तो वो फेयर नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये हर 6 महीने में मुझे प्रोटोकॉल है जो फॉलो करना है और ये मेरे फ़ायदे के लिए है। रादर देन बच्चा हमारे पास तब आए जब उसको ऑलरेडी बहुत पेन है, वो ऑलरेडी बहुत डरा हुआ है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इतने डरे होते हैं कि हाथ भी नहीं लगाने देते, क्योंकि वो पेन में आए होते हैं। तो अगर आप बच्चे को तब से लेके आ रहे हैं जब से वो छोटा है, उसका टीथ आना जस्ट स्टार्ट हो गया है, तो एक तो वो फ्रेंडली बहुत हो जाएगा, देन ही वुड प्रोबेबली नॉट गेट दोज प्रॉब्लम्स कि दांतों में दर्द लेके हमारे पास आ रहे हैं या इन्फेक्शन लेके हमारे पास आ रहे हैं। ओके, तो आपका कहना है कि जब बच्चों के दांत आने लगे तो पेरेंट्स को एक डेंटल विजिट जरूर करना चाहिए, डेफिनेटली, राइट? यस। ओके, की पॉइंट्स। प्रेगनेंसी में भी विजिट करना चाहिए डॉक्टर को? बिल्कुल करना डेंटिस्ट चाहिए। रादर आई वुड से कि जैसे आप कई बार प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, है ना, तो आप कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, आपके डेंटिस्ट, आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ चीज़ें बोलते हैं कि चेक करा लीजिए, हमें प्रेगनेंसी से पहले प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है। एक तो उस वक्त भी डेंटिस्ट के पास विजिट ज़रूर करना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको कोई ऐसे चीज़ें होने वाली हैं डेवलप, जैसे कोई टीथ में डिके हो रहा है बहुत ज़्यादा या ब्लीडिंग गम्स हो रहे हैं, तो डेंटिस्ट उसको पहले ही पकड़ ले। अदरवाइज क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर एकदम शूटअप हो जाती है पेन। तो और कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है कि हमें ट्रीटमेंट करना बहुत टफ हो जाता है, या गायनेकोलॉजिस्ट अलाउ ही नहीं करते कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, हम एनेस्थीसिया देना अलाउ नहीं कर रहे, एक्सट्रैक्शन करना अलाउ नहीं कर रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्री प्रेगनेंसी में ही ये सब चीज़ें रूल आउट हो जानी चाहिए। दूसरी चीज़, प्रेगनेंसी के वक्त जो हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं उसकी वजह से भी ब्लीडिंग गम्स बढ़ जाती है, गम्स में स्वेलिंग बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे एक तो उससे पहले हमें प्रिपेयर्ड रहना है, तो हमें अच्छे से प्लाक टाटर जो भी माउथ में बन रहा है वो क्लीन कर देना है, क्योंकि अगर वो ऑलरेडी होगा तो स्वेलिंग बढ़ेगी और ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, अगर ऐसा हो रहा है तो भी हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग प्रेफर करते हैं एक बार अच्छे से दांतों को हम क्लीन कर देते हैं, ताकि वो बढ़े ना आगे जाके। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर हम इसकी डिटेल्स में गए। अगर हमारी डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो बच्चों, जो बेबी है आपके पेट में, उस पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ये पाया गया है। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दांतों को एक बार डेंटिस्ट के पास जाके ज़रूर दिखाइए। कैसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, थोड़ा बताइए। प्री वेट बच्चे होने के बहुत कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं अगर हमारी डेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, ये हमने स्टडीज़ में पाया है। इस वजह से हम लोग ये रेकमेंड करते हैं कि डेंटिस्ट विजिट ज़रूर की जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो बैक्टीरिया जो हमारे बेबी को जाके इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो प्लाक में छुपे होते हैं, उनको हम क्लीन करते हैं। तो वो जो एक रिस्क होता है प्री टर्म लो वेट बेबी का, वो हम रूल आउट कर सकते हैं। ओके, दैट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बारे में नहीं पता है। हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं, इसी से रिलेटेड थोड़ा हम चलते हैं और भी बीमारियों की तरफ। शुगर पेशेंट्स के लिए डेंटल हेल्थ जो है वो काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है और वो बहुत फेयरफुल हो जाता है डेंटिस्ट को विजिट करना। तो थोड़ा इस पे आप बताएंगे कि शुगर और डेंटल हेल्थ का तो बहुत बड़ा नाता है।
जिन लोगों में शुगर हाई रहती है उनके अंदर गम हेल्थ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इतनी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर देखो दो चीज़ें होती हैं, एक जैसे मैंने आपको बताया प्लाक एंड टार्टर, ये बैक्टीरिया, ये चीज़ें के साथ अगर दूसरी चीज़ जुड़ जाए, जैसे कि प्रेगनेंसी के हार्मोन जुड़ गए या शुगर जुड़ गई, तो हमारा जो इम्पैक्ट है प्लाक का दांतों पे वो बहुत गुना बढ़ जाता है। मतलब जो जो चीज़ शुगर ना हाई होने की वजह से, शुगर अगर हाई ना होती तो जो चीज़, जो प्रोसेस धीरे धीरे होना था वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अगर हम प्लाक और टार्टर को क्लीन ही कर देंगे तो शायद दांतों को उतना इफेक्ट शुगर ना कर पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हमें कोई ट्रीटमेंट्स करनी है और हमारी शुगर लेवल्स हाई हैं तो भी हमारे लिए थोड़े रिस्क हो जाते हैं, क्योंकि हीलिंग कैपेसिटी लो हो जाती है। जैसे कि हमें कोई एक्सट्रैक्शन करनी है, अब दांत हिलने लग गया बहुत, या बहुत ज़्यादा सड़ गया है, पर हमें दांत निकालना है, पर पेशेंट की शुगर बहुत हाई हो रखी है, तो दांत निकालना भी टफ हो जाता है, बिकॉज हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है पेशेंट की। तीसरी चीज़, अगर आपके प्लाक के बैक्टीरिया माउथ में बढ़े हुए हैं तो वो शुगर पे भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ये डबल साइडेड, डबल एज स्वॉर्ड कह लीजिए आप। अगर शुगर दांतों पे इम्पैक्ट कर रहा है तो दांतों की पुअर हेल्थ शुगर के लेवल्स पे भी इम्पैक्ट करती है। इसलिए गम हेल्थ अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, व्हाट अबाउट थायराइड और बीपी, इन सब का भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है हमारी गम हेल्थ पे? बीपी से इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अगर हमें कोई ट्रीटमेंट करना है, अगेन अगर हमें एक्सट्रैक्शन करना है या कोई भी ऐसी चीज़ करनी है जिसमें ब्लीडिंग के चांसेस हैं, तो अगर बीपी कंट्रोल नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर बड़ा होने की वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो बीपी का बहुत हाई होता है तो हम लोग एक्सट्रैक्शन उस दिन में प्रेफर नहीं करते, या उसको कंट्रोल करके आने को बोलते हैं। ओके, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस पे थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो कितना सेफ है एक्सट्रैक्शन कराना? बहुत सारे लोगों के अंदर ये मिथ है कि एक्सट्रैक्शन सेफ होता है, या हमें डेंटल इम्प्लांट्स कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सेफ होता है एक्सट्रैक्शन, और अगर कई सर्कमस्टांसिस में तो बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत नेसेसरी हो जाता है। रीज़न बीइंग के इतनी ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है जो कि स्प्रेड होने का रिस्क होता है, तो हमें एक्सट्रैक्शन उस टाइम पे करना ही करना है। बट हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस एनवायरनमेंट में हम लोग एक्सट्रैक्शन करा रहे हैं या इम्प्लांट करा रहे हैं, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करा रहे हैं, हाइजीनिक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके ब्लड टेस्ट में, जैसे हमने शुगर पे बात की, शुगर लेवल का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कोई हार्ट सर्जरी हमारी 6 मंथ्स में नहीं हुई होनी चाहिए। हमारी बॉडी में अगर कोई कैंसर ट्रीटमेंट्स चल रही हैं, उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी ख़राब हो रखी है, तो वो चीज़ें भी हमें रूल आउट करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हम लोग कराने प्रेफर करते हैं। हाइजीनिकली कराना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो इम्प्लांट सर्जरी हो, चाहे वो एक्सट्रैक्शन हो, या कोई भी सर्जिकल प्रोसेस हो माउथ का। अगर पेन नहीं है किसी को तो क्या दांत ट्रूली हेल्दी हो सकते हैं? अगेन नॉट नेसेसरी। कई बार ऐसा भी होता है कि दांत पूरे के पूरे डिके हो गए, पूरे गल गए, पर पेशेंट को पेन नहीं आया, और एक कैविटी ने जस्ट अभी इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट किया और पेशेंट को बहुत एक्सट्रीम पेन है। तो सिम्टम्स आर नॉट, शुड बी, बट आर नॉट नेसेसरीली डायरेक्टली रिलेटेड टू द इन्फेक्शन बीइंग कॉज्ड इन द टीथ। सेकेंडली, जो हमने पायरिया की बात की, वो काफ़ी बार साइलेंट डिजीज होती है, पेशेंट्स को पता ही नहीं होता। कुछ चीज़ें पता भी हैं बट वो इतनी इम्पैक्ट नहीं कर रही उनके लाइफस्टाइल को, तो दे डोंट केयर कि कभी कभार ब्लीडिंग हो गया मेरे गम्स से, उनको लगता है कि मेरा ब्रश जोर से लग गया मेरे गम्स पे, बट वो नहीं होता है। वो रीज़न ये होता है गम्स इतने इन्फ्लेम्ड हैं, आप मेंटली, आपको पता है कि मेरे गम्स में कुछ तो भी ब्लीडिंग होती है, तो आप वहाँ तक ब्रश ले जाते ही नहीं हो। तो जिस दिन वो ब्रश वहाँ टच हो जाता है गम्स में तो वो ब्लीड कर जाते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लेम्ड है। तो ये चीज़ें साइलेंटली चलती रहती हैं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, दांत इवेंचुअली हिलने लग जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अब हमें तो पायरिया हो गया था। इसीलिए एवरी 6 मंथ्स डेंटल चेकअप्स कराना बहुत रिक्वायर्ड है। राइट, आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, एंड आई होप कि ऑल ऑडियंस शुड नो कि हर 6 महीने में चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बच्चों में कौन सी ऐसी डेंटल मिस्टेक्स आपने देखी हैं जो बड़े होकर उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं? डाइटरी हैबिट्स और रात को ब्रश नहीं करना। अच्छा, डाइटरी हैबिट्स अभी तो बच्चों में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। रिफाइंड चीज़ें, रिफाइंड प्रोसेस चीज़ों पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं। चॉकलेट टॉफ़ीज़ ईज़िली अवेलेबल हैं, और भी पैकेज्ड बहुत सारी चीज़ें हैं, चिप्स वगैरह जो खाते रहते हैं। तो डाइटरी हैबिट्स बच्चों में बड़े भी इग्नोर कर देते हैं कि अभी तो बच्चे हैं, बट एक चीज़ ये है कि वो हैबिट्स छूटती बहुत मुश्किल से, और दांतों पे वो इतना डैमेज कर देती है। देखो 6-7 साल में आपके परमानेंट दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर एक तो बच्चों में भी आपको हैबिट्स सही रखनी है, बट 6-7 साल के बाद भी अगर आपने हैबिट्स नहीं सुधारी तो उनके परमानेंट मोलर्स में डिके होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो दांत तो ज़िंदगी भर वही रहने हैं, उसके बाद तो बदलने नहीं है।
तो वो हमेशा के लिए इम्पैक्ट रहता है। ओके। और बच्चों में आजकल क्योंकि इम्यूनिटी भी उनकी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड है और जैसे आपने कहा डेंटल हेल्थ में भी इश्यूज हैं, तो अगर उनके दांत वगैरह टूट जाते हैं या फिर उनको कुछ डेंटल इश्यूज आते हैं, तो कितना कॉमनली आपने देखा है ये इशू और ये कैसे रिजॉल्व होता है? बहुत कॉमन हो गया है। अभी तो बच्चे पेन के साथ या छोटे-छोटे बच्चे 2-3 साल के बच्चे भी जिनके दांत जस्ट अभी मिल्क टीथ आए हैं, उनमें भी रूट कैनाल की सिचुएशन हो चुकी होती है। एक चीज़ और हम इस बारे में बोलना चाहेंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे दूध की बॉटल पी के सोते हैं या बहुत डिलेड उनकी ब्रेस्ट फीडिंग चलती है रात के वक़्त, सोने के वक़्त, उनको नर्सिंग बॉटल केरीज़ हम लोग बोलते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं। उसका मतलब होता है आपने देखा होगा सामने के जो दांत होते हैं वो छोटे-छोटे रह जाते हैं, ब्लैक-ब्लैक हो जाते हैं, पूरे डिके होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? तो वो नर्सिंग बॉटल केरीज़ होती है बिकॉज़ दूध में होता है शुगर का अमाउंट बहुत हाई। अब रात को वो दूध की बॉटल पी के सोते हैं, मुँह में दूध पड़ा रहता है, वो यहीं पे इकट्ठा रहता है। तो उससे बहुत कॉमन है कि सामने की टीथ में छोटे बच्चों में नर्सिंग बॉटल केरीज़ हो गई। तो उस चीज़ के लिए आप या तो बॉटल को बहुत लंबा तक मत लेकर जाइए, रात के वक़्त स्पेसिफ़िकली, या फिर अगर बच्चा शुरू में नहीं छोड़ने को तैयार तो एटलीस्ट एक पानी की बॉटल साथ में उसको दे दीजिए। दूध की बॉटल निकाली, नींद में बच्चा है, एक पानी की बॉटल दे दो ताकि थोड़ा तो वॉश ऑफ हो जाए। ओके। एक मिथ जो आप बस करना चाहेंगे जो किड्स डेंटल हेल्थ में बहुत इम्पोर्टेंट है? डेंटल हेल्थ में सबसे बच्चों में तो सबसे ज़्यादा यही बहुत बड़ा फैक्टर है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों के दूध के दांत हैं, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो भी रही है तो कोई बात नहीं, आगे जाके तो बड़े दांत आने ही आने हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि बच्चों में देखो 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर बच्चों के दांतों में दर्द है, ठीक है? वो प्रॉपर्ली खाना नहीं खाएँगे। वो शायद आपको बोलेंगे नहीं, बट वो एक साइड से खाना छोड़ देंगे या काफ़ी चीज़ें अवॉइड करनी शुरू कर देंगे। या वो बहुत धीरे-धीरे खाएँगे। अननोइंगली उनका माइंड ऐसे डेवलप हो जाएगा कि उस साइड से मुझे दर्द होती है तो मैं धीरे-धीरे आगे-पीछे कहीं करके किसी तरीके से खाऊँ, ठीक है? तो उनकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट आएगा। इफ द किड्स आर नॉट एबल टू च्यू प्रॉपर्ली, अगर वो अच्छे से खाना नहीं खा पा रहे हैं क्योंकि दांतों में दर्द है या दांत है ही नहीं है, टूट गया है, च्यूइंग पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनकी ग्रोइंग स्टेज है, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एस्थेटिक एरिया में दांत टूट गए, जैसे मैंने नर्सिंग बॉटल केरीज़ की बात की, सामने से ब्लैक लगते हैं, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेवल पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके जो फ्रेंड्स हैं या कोई भी है उसको टीज़ कर सकते हैं, उनको भी समझ नहीं होती, छोटे बच्चे जो उसके साथ में हैं, वो स्माइल करेगा, दांत अच्छे नहीं दिखेंगे, उसको टीज़िंग होगी, शायद वो हँसना इतना खुल के हँस ना पाए। तीसरी चीज़, अगर हमारे मिल्क टीथ खराब हो जाते हैं या निकल जाते हैं या उनमें इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर ही परमानेंट बड्स पड़े हैं, उनके भी डिस्कलर्ड होके आने के चांसेस हो सकते हैं। रिस्क कम है बट हो सकता है कि वो भी डिस्कलर्ड हो बिकॉज़ वो काफ़ी टाइम तक इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में पड़े हैं। अगर हम लोग दांत निकाल देते हैं बच्चों के और उसकी जगह पे कुछ रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं, हम लोग स्पेस मेंटेनर्स बोलते हैं उसको, स्पेस मेंटेनर्स नहीं देते, कोई दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, हम उसको सेव नहीं कर पाए या आप चाहते हैं कि सेव मत करो, निकाल दो, और उसकी जगह हमने स्पेस मेंटेनर नहीं दिया है, तो जो परमानेंट टूथ आ रहा है उसके लिए स्पेस कम हो जाएगी, तो वो आगे पीछे आएगी। मतलब अभी से हम उनकी जो दांतों की अलाइनमेंट है वो ख़राब करनी शुरू कर देंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों में मिथ है कि बच्चों के दांतों को ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डेंटिस्ट को दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी से ही फाउंडेशन हमारी स्टार्ट होती है। Right. Due to lot of popularity, social media and lot of अपना इमेज, फिजिकल इमेज को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स आई एम श्योर आ चुके हैं जो आपकी स्माइल को इम्प्रूव करने के, राइट, विच इज कॉल्ड कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑप्शंस। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आज की डेट में तो हम लोग कॉस्मेटिकली बहुत चीज़ें हैं जो आपकी स्माइल में चेंज कर सकते हैं। स्माइल हमारे फेशियल प्रोफाइल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब आप जब स्माइल करते हैं, अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, सबसे पहले वही सबको दिखेगा, कोई दांत टूटा हुआ है वही सबको दिखेगा। तो एस्थेटिक्स में स्माइल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम आज की डेट में आपकी अलाइनमेंट करेक्ट कर सकते हैं, हम आपके टीथ का शेड करेक्ट कर सकते हैं, आपके टीथ में अगर स्टेन्स हैं वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। आपकी गमी स्माइल, आप स्माइल करते हैं आपके गम ज़्यादा विजिबल होते हैं, टीथ छोटे दिखते हैं, हम वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। बहुत चीज़ें हैं जो हम आज की डेट में आपकी इम्प्रूव कर सकते हैं। कई लोगों में फ्रीनम बहुत हाई होता है, लिंगुअल टंग के नीचे एक फ्रीनम होता है, एक मसल अटैचमेंट होता है, उसकी वजह से स्पीच बहुत लोगों की खराब होती है, वो भी ठीक हो सकती है। स्पेशली छोटे बच्चों में ये दिक्कत होती है जो पकड़ी जाती है, कई बार स्पीच डिलेज होते हैं इसकी वजह से कि फ्रीनम बहुत हाई है। तो उसमें छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो करके हम आपकी स्पीच भी करेक्ट कर सकते हैं। तो एस्थेटिकली तो हम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। ओके,
बहुत सारे लोग डेंटल एक्सरे को सेफ नहीं मानते. इज इट सेफ और इज इट नॉट इट इज़ वेरी सेफ. अगर अभी पहले तो हम लोग लेड एप्रन्स पहनाते थे पेशेंट्स को, थायराइड कॉलर्स पहनाते थे. अभी की जो नई रिकमेंडेशन आई है तो दे से इट इज सो सेफ कि अब तो एप्रन्स पहनने की या थायराइड कॉलर्स पहनने की भी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, बिकॉज दे बिकम रियली सेफ नाउ. द रेडिएशन जो हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेंटल एक्सरेज में वो बहुत कम होती है. एक बहुत कॉमन सवाल, टूथपेस्ट, माउथ वॉश, व्हाइटनिंग स्ट्रिप्स, क्या ये सब सच में जरूरी है या सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है? मोस्ट ऑफ देम आर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. आपका ब्रशिंग टेक्निक सही होना बहुत ज़रूरी है. यू हैव टू बी रियली जेंटल व्हेन यू ब्रश योर टीथ. टेक्निक शुड बी प्रॉपर. पेस्ट जो भी हमारे नॉर्मल पेस्ट की जो कंपनीज हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, रिलायबल कंपनीज हैं, वो कोई भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हैं. अवॉइड गोइंग फॉर पेस्ट विच आर वाइटनिंग, ब्राइटनिंग, एक्टिव, सॉल्ट, चारकोल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें जो एब्रेसिव साउंड करती हैं, टूथ पाउडर्स फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, वो यूज़ मत करो. माउथ वॉशेस भी हम लोग तभी रेकमेंड करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर हम लोग करते हैं, जिन कुछ दिनों में हम चाहते हैं कि बैक्टीरियल फ्लो बहुत कम हो जाए दांतों में. अदर देन दैट एक नॉर्मल फ्लोरा आपके दांतों में है, उसको कोई खास बेनिफिट नहीं होगा रोज़ रोज़ माउथ वॉश करके ख़त्म करने का, बिकॉज प्लाक में जैसे मैंने बताया वो एक स्टिकी स्लाइमी लेयर है, वो माउथ वॉश से निकलती नहीं है. मैकेनिकल डिसलॉजमेंट चाहिए होता है जो सिर्फ ब्रश ऑब्टेन कर सकता है. अब ब्रशिंग के साथ और भी एक चीज़ ऐड करनी होती है. जब हम ब्रशिंग टेक्निक्स या ओरल हाइजीन के बारे में समझेंगे तब हम बताएंगे कि और हमें क्या ऐड करना है अलॉन्ग विद योर ब्रशिंग. सो ब्रशिंग टेक्निक के बारे में हम लोग बात करेंगे. पहले तो हमें हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है. अगर बहुत सेंसिटिविटी है दांतों में तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट यूज़ करिए या सॉफ्ट यूज़ करिए या मैक्सिमम मीडियम यूज़ करिए. सबसे कॉमन टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशिंग में, जो सबसे गलत टेक्निक है, वो है हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग. ठीक है, हाथ हमें ब्रशिंग में ऐसे ही चलते हैं. ठीक है, ये सबसे गलत टेक्निक होती है. सबसे अच्छी टेक्निक होती है वर्टिकल. वर्टिकल का मतलब है आप गम्स के लेवल पे लेके आए ब्रश को और नीचे पुश किया, और नीचे के दांतों में गम के लेवल से आपने ऊपर पुश किया. ठीक है, अगर ये टेक्निक आपको डिफिकल्ट लगती है और हॉरिजॉन्टल की हमें आदत हो रखी है तो आप सिंपली सर्कुलर टेक्निक यूज़ कर सकते हैं. ये आपको ईजी लगेगी. इसमें वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज कि आप सारे दांतों को कवर करिए और सारे दांतों की सारी सर्फेसेस कवर करिए. बाहर की सरफेस, चूइंग सरफेस और अंदर की सरफेस. अब एक टाइम पे आपका जो ब्रश है वो 3 दांत कवर करता है. उस 3 दांत को आप 3 स्ट्रोक्स दीजिए एंड देन मूव टू द नेक्स्ट 3. ऐसे करके आप सारे दांतों को कवर करेंगे. कम से कम 2 मिनट स्पेंड करेंगे हम लोग ब्रशिंग में. अब सामने के दांतों की अगर हम अंदर की सरफेस पे आते हैं तो हमारा ब्रश की जो ब्रिसल्स हैं ऐसे ठीक नहीं बैठते हैं. तो आप उसे ऐसे होल्ड करिए एंड गिव सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रोक्स. सेम तरह के स्ट्रोक्स आप दीजिए. यहाँ पे ब्रशिंग करने में करना बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा टाटर यहीं जमता है, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे हम यहाँ पे. सेम गोज फॉर दी अपर फ्रंट टीथ के भी इनर सरफेस पे आप ब्रश को इसी तरह से होल्ड करेंगे. ये जो टेक्निक है ब्रशिंग वाली आप दिन में 2 बार करेंगे. जब आप ब्रशिंग करते हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप टंग क्लीन जरूर करिए, चाहे आप जेंटली ब्रश से करिए या आप टंग क्लीनर से करिए. ब्रशिंग के साथ साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम फ्लॉस बोलते हैं इंटरडेंटल क्लीनिंग के लिए. इंटरडेंटल क्लीनिंग का मतलब है हमने ब्रशिंग कर ली सरफेस की, बट दांतों के बीच में जो कॉन्टैक्ट्स है बहुत वाइड है, वहाँ तक आपके ब्रिसल्स नहीं पहुँचेंगे. सबसे ज़्यादा कैविटीज़ यहीं पे होती हैं जहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट्स हैं और वहाँ पे हमारे ब्रिसल्स नहीं पहुँचते. तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ आती है. इस थ्रेड को हम बोलते हैं फ्लॉस. या तो एक रील के धागे के जैसे छोटी सी डिब्बी में मिलता है या ऐसे प्लास्टिक के हैंडल में लगा मिलता है फ्लॉस. ये आपके दांतों के बीच में जाएगा और क्लीन करेगा. आप ये यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो एक मशीन भी आती है, इसको हम वाटर फ्लॉसर बोलते हैं. उसमें पानी आता है प्रेशर के साथ और वो कुछ ना कुछ फ्लॉसिंग कर देगा, बट गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा फ्लॉस ही रहता है. फ्लॉसिंग once a day and brushing twice a day, this is the minimum. मतलब मिनिमम जो हमें हाइजीन में करना है वो brushing twice a day, flossing once a day है. आपके इस डिटेल के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एल्डरली जो लोग हैं
काफ़ी एल्डरली हैं जिनको दांतों के इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट है और देखने को भी मिलता है कि बहुत प्रोमिनेंट उनके इश्यूज हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एल्डरली को मतलब करनी चाहिए ताकि वो अपने दांतों को प्रिवेंट कर पाए, या जो एडल्ट्स हैं जो होने वाले एल्डरली हैं वो कुछ कर पाए जिससे उनके दांत प्रिवेंट रहे, कुछ ऐसे टिप्स? देखो, टिप्स हर चीज़ के सेम रहते हैं, ठीक है। जो हमने ब्रशिंग टेक्निक सिखाई है वो आपको फॉलो करनी है। अब जैसे हमने फ्लॉस के बारे में बात की है, एल्डरली के दांतों में कई बार स्पेसिंग बढ़ जाती है, तो फ्लॉस तो टाइट कॉन्टैक्ट्स में ही जाता है, तो उसके लिए उनके लिए छोटे ब्रशेज आते हैं जिनको हम प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं। कौन सा ब्रश? प्रोक्सा ब्रश। प्रॉक्सा। तो जैसे हमने बात की फ्लॉस की, जो हम लोग यंगस्टर्स में यूज़ करेंगे या एडल्ट्स में यूज़ करेंगे, एल्डरली के दांतों में स्पेसिंग बढ़ जाता है, तो फ्लॉस हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे टाइट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास ये बहुत इजीली अवेलेबल, ये सब चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल हैं केमिस्ट के पास या ऑनलाइन, दीज आर वेरी इजीली अवेलेबल थिंग्स। तो ये छोटे छोटे ब्रशेज आते हैं जिनको हम प्रोक्सा ब्रश बोलते हैं। प्रोक्सा मीन्स प्रॉक्सिमल, टू क्लीन द प्रॉक्सिमल एरियाज। तो ये स्पेसिंग वाले एरियाज में दे कैन इजीली गो एंड क्लीन लाइक दिस। ये बहुत बेनिफिशियल होता है दांत मेंटेन करने के लिए, बिकॉज जहाँ पे गैप्स रहेंगे वहाँ पे प्लाक और टाटर ब्रश से नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। एल्डरली के अंदर पायरिया का रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि स्पेसिंग आ गया है, मेंटेनेंस अच्छी सी नहीं हो रही है, ब्लीडिंग गम्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एल्डरली के अंदर एक और चीज़ होती है, कई बार दांत बहुत ज़्यादा जा चुके होते हैं। अब बहुत ज़्यादा दांत अगर जा चुके हैं तो वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं, क्योंकि गम्स से भी वो खाना खा लेते हैं। पर प्रॉब्लम खाना खाने की नहीं है, वो खाना खाते नहीं है, वो खाना निगलते हैं। अगर आप च्यू नहीं करेंगे प्रॉपरली आपके खाने को, तो आपके जो सारा डाइजेशन का इम्पैक्ट है वो आपके पेट पे आएगा, तो आपका डाइजेशन बहुत इम्पैक्ट होगा। तो एल्डरली में बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव इश्यूज भी आते हैं, हमें खाना अच्छे से पच नहीं रहा है, तो अगर अच्छे से डाइजेशन नहीं हो पा रही है, जो मुंह एक मिक्सी की तरह च्यू करके, और एसिड मुंह के अंदर भी रिलीज होता है च्यू करके, जो थोड़ा डाइजेस्ट करके खाने को पेट तक भेजता था, पेट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आता था, अब इम्पैक्ट बढ़ गया है क्योंकि खाना मुंह में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, वो सीधा पेट पे ही जा रहा है, ना वो उसको मिक्सी की तरह छोटा कर पा रहा है, ना वो एसिड वगैरह रिलीज जो माउथ में होके हल्का डाइजेस्टिव करके उसको भेजता था वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ओवरऑल हेल्थ ही हमारी एल्डरली में खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है जो एल्डरली लोगों के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज हैं उसका कहीं ना कहीं मेजर कारण रीजन हो सकता है, अगर आपके टीथ मिसिंग है तो इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। यस। ऑल्सो इज इट लाइक अगर हम अपने दांतों का ख्याल रखते हैं बचपन से लेके, या अभी से कुछ लोग अगर आज से ही शुरू कर दें अपने दांतों का ख्याल रखना, तो क्या चांसेस हैं कि फ्यूचर में जाके एल्डरली एज में या एज होने के बाद हमारे दांत फिर भी हेल्दी रहेंगे या टूट सकते हैं? फिर भी हेल्दी रहेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एल्डरली एज में जाके दांतों ने गिरना ही गिरना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन, ये भी एक मिथ है। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि बुजुर्ग होंगे तो दांत गिरेंगे। वो दांतों का गिरने का रीजन वही सब है जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं कर पाना या डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट नहीं कर पाना, जो दांत खराब हो रहे हैं उनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हो पाना। पायरिया एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि दांत हिलने लग जाते हैं। पायरिया क्यों होता है वो भी हम समझ चुके हैं। प्लाक होता है, अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता। कुछ एरियाज प्लाक, ऐसे एरियाज होंगे प्लाक के जो रह जाएंगे, आप उन एरियाज में शायद अच्छे से ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, वो टाटर बन जाएगा। अब एक बार टाटर बन गया तो धीरे धीरे वहाँ पे पायरिया होना ही होना है, और हम डेंटिस्ट के पास जाते नहीं हैं तो वो दांत इवेंचुअली हिलने लग जाते हैं। तो अगर आपके दांतों को आप ध्यान रख रहे हैं, और अगर आपको कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं चल रही है, जैसे शुगर बहुत हाई नहीं रह रहा है आपका, या बिकॉज ऑफ सम मेडिकल इश्यूज आप हाइजीन मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके दांत चलेंगे। योर टीथ विल लास्ट यू फॉर योर लाइफ टाइम, वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। मुझे तो लगता है सबको ही पता होगा कि बुढ़ापे में जाते जाते सबके दांत गिर जाते हैं, और आप कह रहे हो कि अगर हम ख्याल रखेंगे तो वो नहीं गिरेंगे। आज से ही शुरू कर देना चाहिए सबको, बिल्कुल, है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो किड्स के लिए कोई ऐसा मिथ है जो लोगों के अंदर जिसे आप ब्रेक करना चाहोगे बच्चों के डेंटल हेल्थ के? किड्स के बारे में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे कि जब हमारे बच्चे 6-7 साल 8-9 साल के होते हैं, तो ये जो फ्रंट के हमारे इंसाइजर्स होते हैं ये रप्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी दांत अभी हुए नहीं होते हैं, तो ये बड़े होते हैं, थोड़े बाहर को निकले होते हैं। तो जब अगर बच्चे को कोई भी चोट लगती है, बच्चा गिरता है, कोई बॉल लग गई या कोई वॉश बेसन लग गया, स्लैब लग गया, तो इनके ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है।
सीधा इम्पैक्ट इन पे आता है। अब उस इम्पैक्ट की वजह से या तो दांत टूट सकता है, या हिलना शुरू हो सकता है, या उसकी अलाइनमेंट एकदम से आगे पीछे हो सकती है, या कई बार दांत गिर ही जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है? जो मैंने पहले 3-4 चीज़ें बताई कि ब्लीडिंग हो रही है, दांत टूट गया है, या फिर दांत का पोजीशन चेंज हो गया है, हिलने लग गया है, सबसे पहले आपको डेंटिस्ट के पास जाना है। इमीडिएटली आपको डेंटिस्ट को जाके कॉन्टैक्ट करना है। अगर दांत गिर ही गया तो वो दांत को गिरा नहीं छोड़ना है, उस दांत को उठाना है हल्के टैप वाटर में, बड़े ध्यान से। उसके क्राउन पोर्शन से, तो हमारे दांत के 2 पोर्शन होते हैं, एक रूट होता है जो अंदर था, एक क्राउन होता है जो ऊपर था। वो रूट पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पर हमें एक्ट बहुत जल्दी करना है, एज सून एज पॉसिबल करना है। वो रूट पोर्शन को आप जेंटली, क्राउन पोर्शन से आप दांत को हल्का सा पकड़ेंगे, टैप वाटर के अंदर हल्का सा उसको धोएंगे, रब नहीं करेंगे, स्क्रब नहीं करेंगे, बस हल्की मिट्टी उतरने देंगे, दैट्स इट। बाकी डेंटिस्ट अपने आप कर लेगा। एक कटोरी लेंगे, उसमें दूध डालेंगे, ठंडा दूध, और उसमें उस दांत को डाल के आप इमीडिएटली डॉक्टर डेंटिस्ट के पास ले जाएंगे। व्हाट? यस, अगर आप टाइमली हमारे पास आ जाते हैं तो हम वो दांत को वापस भी लगा सकते हैं। अच्छा। अब क्योंकि बच्चे में हम भी इम्प्लांट कर नहीं सकते, रिप्लेसमेंट कर नहीं सकते हैं, अगर दांत को हमने टाइमली लगा दिया तो काफ़ी टाइम तक या हमेशा के लिए भी कई बार वो दांत चल जाते हैं। सो इमीडिएटली आके आपको हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है, और वो दांत लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि दांत चला जाए तो क्या करें, परमानेंट टीथ स्पेसिफिकली चले जाए तो क्या करें, हम इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, मुझे खुद ही नहीं पता था। विच इज़ वेरी गुड कि वो दांत जो है उसे दूध में डालना है, हाँ जी, हल्का सा दूध में वॉश डालना करके। है। यस, और कुछ उसको टच नहीं करना है, और आपने डेंटिस्ट के पास चले जाना है, पर जल्दी। अगर आप लेट हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जल्दी का टाइम लाइन विद इन फ्यू आवर्स आपको हमारे Few पास hours, लेके आना हाँ। है। हाँ जी, जब तक ठीक। वो जो सॉकेट है वो रॉ है, तब Right. तक आपने हमें हमारे पास लेके आना है। एक बार सॉकेट ने हील होना शुरू कर दिया, अब दांत निकल गया, सॉकेट ही सॉकेट का मतलब जो खाली जगह है वो हील होने लग गई, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और जो रूट थी उसके जो पर जो सेल्स थे नेचुरल, वो मरने शुरू हो गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम दूध में डुबोने को बोलते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल मीडियम है, सेल्स को वाइबल रखता है कुछ घंटों के लिए ठंडे दूध के अंदर। ओके। और अगर पोजीशन भी हमारी थोड़ी आगे पीछे हो गई है तो अगर आप जल्दी से जल्दी हमारे पास आएंगे तो हम उस पोजीशन को भी ठीक कर सकते हैं। ओके। बहुत सारे लोग, बच्चों के दांत टूट जाते हैं तो उसका कुछ नहीं करते, उससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लाइक बिल्कुल पड़ता है। अभी अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई वजह से दांत हमारा डिके होके टूट गया या हमें निकालना पड़ गया फॉर सम रीजन, तो उसको रिप्लेस करना, रिप्लेस तो नहीं करते हम लोग, उसको स्पेस मेंटेनर देते हैं ताकि हम स्पेस को मेंटेन करके रख सकें। अगर स्पेस मेंटेन रहेगी तो जो हमारा परमानेंट टीथ का पोजीशन है वो खराब नहीं होगा। अदरवाइज क्या होता है, एज अ रूल कोई भी दांत निकले, चाहे वो बच्चे का निकले चाहे वो हमारा निकले, जब वो निकल जाता है तो आजू बाजू के जो दांत होते हैं वो उधर को ड्रिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं, ऊपर का दांत उधर को ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, तो उससे जो स्पेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसीलिए चाहे बच्चों का दांत हो तो स्पेस मेंटेनर देते हैं, और बड़ों का दांत हो तो टाइमली रिप्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं कराएंगे तो आपके दांतों का बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा, आजू बाजू के दांत टिल्ट हो जाएंगे तो उनका सपोर्ट खराब होगा बिकॉज दे गेटिंग टिल्टेड, एंड ऊपर का जो दांत है वो नीचे शिफ्ट होने लग जाएगा, उसका सपोर्ट खराब होगा बिकॉज वो बोन छोड़ के नीचे को आ रहा है। तो अगर आप बहुत डिले कर देंगे तो शायद हम आपको रिप्लेसमेंट हमारे लिए देना ही बहुत मुश्किल हो जाए बिकॉज स्पेस ही नहीं बचेगा, और बाकी सारे दांतों का हम लोग पोजिशन खराब कर देंगे। ओके। दो क्विक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो बहुत कॉमनली यूज्ड दातुन, बहुत सारे इंडिया के रूरल इंडिया में यूज भी होता है, बहुत हेल्दी, लोग मानते भी हैं दातुन करना। कितना हेल्दी होता है वैसे आपकी आप नज़र कर सकते हैं नीम का दातुन वगैरह, इट्स गुड फॉर दी मसल एक्टिविटीज के लिए अच्छा है, बट ब्रश जरूर करना है उसके साथ, ब्रश जरूर करिए। उसके अलावा आप दातुन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टूथ पाउडर्स मत यूज़ करिए, जो टूथ पाउडर्स मिलते हैं वो मत यूज़ करिए बिकॉज वो बहुत एब्रेसिव होते हैं। अब एब्रेसिव से क्या हम लोग का मतलब है, हम एक बार समझते हैं। हमें लगता है कि अगर किसी के दांत थोड़े येलोविश हो रहे हैं या वो चाहता है कि मेरे दांत बहुत सुंदर या वाइट दिखे, तो मैं उसको ज़ोर ज़ोर से ब्रश करूँ तो मेरे दांत सुंदर दिखेंगे या वाइट दिखेंगे। सेम गोज फॉर द पाउडर। ठीक है, होता क्या है, दांतों के अंदर होती है डेंटिन की लेयर, ये डेंटिन है, उसके ऊपर एक वाइट कलर की लेयर होती है, कैप्सूल होता है जो इनामल का होता है। इनामल होता है वाइट सुंदर, डेंटिन होता है येलो। अगर आप दांतों को जोर जोर से ब्रश करेंगे या टूथ पाउडर्स यूज करेंगे या जो मैंने अभी आपको ब्रशिंग टेक्निक बताई ना हॉरिजॉन्टल, जो मोस्ट कॉमन है वो यूज करेंगे, तो उससे आपका इनामल जाएगा। इनामल जाएगा
तो डेंटिन दिखना शुरू हो जाएगा। डेंटिन येलो होता है, इनामल वाइट होता है। आपके दांत वाइट नहीं होंगे, आपके दांत येलोइश दिखने शुरू हो जाएंगे। और डेंटिन सेंसिटिव होता है, आपको सेंसिटिविटी शुरू हो जाएगी। तो जोर से ब्रश मत करिए, ऐसी कोई एब्रेसिव चीजें यूज मत करिए जिससे कि इनामल घिस जाए। इनामल घिसा तो दांत और पीले दिखेंगे। ओके और ये भी एक बहुत कॉमन फैक्टर है, बहुत लोग कहते हैं कि येलो टीथ दिखना इज ऑल्सो हेल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। येलो टीथ नेचुरली किसी का शेड येलो है विच इज ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर वो येलो हो रहा है तो उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। इनामल घिस रहा है, अब इनामल क्यों घिस रहा है वो सारे फैक्टर्स भी मैंने आपको बता दिए। राइट। एक तो ब्रशिंग टेक्निक, टूथ पाउडर्स का यूज। आप बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें खाते हैं, आप बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो भी बहुत एसिडिक होती है, इनामल जाएगा। ठीक है, आप ज्यादा पिकल्स यूज करते हैं या ज्यादा एप्पल सिडार विनेगर ले रहे हैं, तो डेली का पर्पस आपका एक डेली का रूटीन हो गया, या नींबू पानी आपको रोज ही पीना है, वो भी एसिडिक है, उससे भी इनामल जाएगा। ठीक है, सो दीज आर ऑल फैक्टर्स जिससे आपके दांत और येलोइश होंगे और सेंसिटिव होंगे। ओके, चॉकलेट्स भी कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। चॉकलेट्स Sugary? विल बी मोर फॉर द डिकेज, मतलब वो ज्यादा कैविटी कॉज करेंगे क्योंकि वो स्टिकी है, चिपकी चिपकी है, दांतों पे चिपकी रहेंगी। ब्रश से अगर आपने चॉकलेट टॉफी खाई ना, उसके बाद आपने कुछ खाया नहीं आप ब्रश करने जाएंगे ना, आप अगर शीशे में देखेंगे आपको बहुत एफर्ट लगेगा उसको साफ करने में, क्योंकि वो इतना स्टिकी होता है। आपने नॉर्मल ब्रश किया और शीशे में ध्यान से देखा नहीं तो वो चिपका रह जाएगा। और आपके दांतों की जो सरफेस है ना वो फ्लैट नहीं है, उसमें फिशर्स बने हुए हैं, फिशर्स एंड ग्रूव्स है, और फिशर्स एंड ग्रूव्स में बहुत अच्छे से जाके चिपक जाती है टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, चिप्स, और इजीली ब्रश आउट नहीं होती। बिस्किट्स जो कि हम लोग बहुत रूटीन में खाते हैं तो वो ज्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि चॉकलेट टॉफी से तो फिर भी हम समझते हैं कि ये रूटीन की चीज नहीं है, बट बिस्किट्स को तो हम चाय के साथ, या बच्चे को भूख लगी बिस्किट दे दो, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग बिस्किट्स इतना ज्यादा देते हैं। बिस्किट्स इज वन ऑफ दी बिग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिससे शुगर, मैदा, प्रोसेस चीजें सारी बॉडी में जा रही हैं, दांत और ओवरऑल हेल्थ को खराब कर रही है। ओके तो अगर बच्चे ये खा लेते हैं, इनफैक्ट बड़े भी अगर कुछ ऐसा खा रहे हैं, तो ठीक उसके बाद इमीडिएट ब्रश करना इज एडवाइजेबल और नॉट? इमिजिएटली नॉट, क्योंकि उस टाइम पे आपके माउथ का पीएच गिरा होगा। पीएच गिरा होने का मतलब अगेन, अगर आपने इमिजिएटली ब्रश किया तो इनामल जाने का रिस्क है। तो एटलीस्ट आप 30 मिनट्स का गैप दीजिए और उसके बाद ही आप ब्रश करिए। रात को भी सोने का जो हमने आपको ब्रशिंग बोला है वो भी प्रेफरेबली आधे घंटे बाद ही करिए। ओके ओके, वेरी वेल अंडरस्टूड। एक लास्ट क्वेश्चन ऑन सेंसिटिविटी। आजकल बहुत ज़्यादा इवन यंग एजेस में देखा जा रहा है सेंसिटिविटी, तो क्या कारण है उसका और कैसे उससे डील कर सकते हैं? लाइक जनरल पब्लिक को क्या करना चाहिए उसके लिए? सेंसिटिविटी के बहुत सारे कारण होते हैं। एक दो कारण तो मैंने आपको अभी बताया कि इनामल जा रहा है, इनामल सेंसिटिव नहीं होता, डेंटिन सेंसिटिव होता है। अगर इनामल जा रहा है, डेंटिन एक्सपोज हो रहा है, तो आपको सेंसिटिविटी बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो ब्रशिंग की वजह से हो, चाहे वो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से हो। एसिडिक एनवायरनमेंट खाने से भी आ सकता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी आपके माउथ में एसिडिक एनवायरनमेंट रखेगा। उसके अलावा अगर आपको कैविटीज हो रही हैं, जैसे हमने डिके की बात की, अगेन डिके है तो आपके इनामल भी खा रहा है, डेंटिन भी खा रहा है, और इवेंचुअली जाके देखो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे दांतों का, ऊपर इनामल की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बाद एक डेंटिन की लेयर आती है, उसके बाद ये हमारा एक कैनाल सिस्टम होता है। आपने आरसीटी रूट कैनाल बहुत कॉमनली सुना है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना है। रूट कैनाल क्या होता है? दांतों की रूट्स के अंदर कैनाल्स होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट। अब ये जो कैनाल्स हैं, इसी के अंदर जो भी हमारा लिविंग टिश्यू है, मतलब पल्प और पल्प बोलते हैं हम इसको, नर्व और ब्लड वेसल की एंडिंग्स यहीं पे है। तो डिके के स्टेजेस होते हैं। डिके के स्टेजेस का मतलब होता है कि दांत को खाना शुरू किया, खाते खाते वो पहले इनामल डेंटिन को खाएगा, फिर इवेंचुअली वो पल्प तक पहुंच जाएगा। जब तक इनामल डेंटिन को खा रहा है हम लोग फिलिंग कर देते हैं, मतलब हम लोग उतनी एरिया को क्लीन आउट करा, स्कूप आउट किया, एक फिलिंग मटेरियल से रिप्लेस कर दिया। जब वो पल्प तक पहुंच जाता है, मतलब इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया, ये कंटिन्यूअस स्पेस है पल्प चेम्बर। जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया तो हमें दांतों के रूट की कैनाल्स की ट्रीटमेंट करनी है, जिसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो ये पहला रीजन था, इनामल जाना, डेंटिन एक्सपोजर की वजह से सेंसिटिविटी होना, एंड देन दिस इज द रीजन कि हमारा पल्प इन्वॉल्व हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके में भी अगर डेंटिन तक है तो भी सेंसिटिविटी होगी, और अगर पल्प तक चला गया फिर तो इन्फेक्शन ही हो गया, तो फिर तो हमें बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी। एक और रीज़न होता है इनामल जाने का, जिसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं या नाइट ग्राइंडिंग बोलते हैं। नाइट ग्राइंडिंग का मतलब होता है कि
लोगों को पता नहीं होता, वो नींद में अननोइंगली दांतों को ग्राइंड करते हैं, जिसको हम ब्रक्सिज्म बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में नाइट ग्राइंडिंग बोलेंगे हम लोग। वो जो फोर्सेस होते हैं नाइट में टीथ को ग्राइंड करने के, वो बहुत एक्सेसिव होते हैं। हमारे दांत बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आने के लिए बने नहीं हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप नॉर्मली बैठे हैं तो आपके दांतों में एक स्पेस रहता है, दांत कॉन्टैक्ट में नहीं आते। जब खाना खाते हुए भी कुछ मिनट्स के लिए कॉन्टैक्ट में आते हैं तो भी बीच में खाना होता है, तो बहुत ज़्यादा आपस में कॉन्टैक्ट आने के लिए वो नहीं बने हैं। बट जो लोग नाइट में ग्राइंडिंग करने की हैबिट होती है जिनको अननोइंगली, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हैबिट होती है कि दांतों की ऊपर की लेयर घिस जाती है। तो अगर आपको दिख रहा है कि किसी के दांत छोटे हो रहे हैं, ऊपर की लेयर घिस रही है, आगे के दांत छोटे छोटे हो रहे हैं, तो वो बहुत हाई चांसेस है कि वो नाइट में ग्राइंडिंग कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग आपको नाइट गार्ड देते हैं। नाइट गार्ड का मतलब होता है एक सिलिकॉन की कुशन जैसी एक पतली सी लेयर होती है जो आपको पहन के सोनी होती है रात को। जब आप ग्राइंड करेंगे तो वो बीच में आ जाएगी, तो आपके दांत आपस में घिसेंगे नहीं। दूसरी चीज़, ग्राइंडिंग करने से स्ट्रेस रिलीज होता है। वो माइंड अपना स्ट्रेस रिलीज करता है। जैसे किसी को नेल्स खाने की आदत है, उसको स्ट्रेस है, वो नेल्स खा रहा है, ये कोई भी ऐसी हैबिट्स होती हैं तो हमें स्ट्रेस रिलीज होता है। तो माइंड रात को नींद में स्ट्रेस रिलीज करता है ग्राइंडिंग करके। अब बीच में वो लेयर आ गई, उसको माइंड को वो इंजॉयमेंट मिल नहीं रही है, तो इवेंचुअली वो हैबिट भी छूट जाती है हमारी। सो एक बहुत बेसिक सी चीज़ से अब एक बहुत बड़ा डैमेज खत्म कर देते हैं। अदरवाइज दांत ही नहीं घिसते सिर्फ, ये जो एक वर्टिकल डायमेंशन है ना, जिससे आप यूथफुल लगते हो, ये कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है। अगर आप एल्डरली देखेंगे उनके दांत नहीं होते, तो वो ये एल्डरली क्यों दिखते हैं, क्योंकि ये डायमेंशन कोलैप्स होती है, क्योंकि दांत नहीं होते। तो जैसे दांत घिसते हैं तो भी ये डायमेंशन कोलैप्स होने लग जाती है। तो इवेंचुअली आपको एक तो दांतों में बहुत सारे इश्यूज आएंगे, प्लस आपका जो यूथफुल अपीयरेंस है वो जाना शुरू हो जाएगा। Okay, too much of an information. I hope कि लोगों को ये बात समझ में आए, और जिन लोगों को ये इश्यूज हो रहे हैं वो डेफिनेटली रीच आउट करें आपको। एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड आखिरी सवाल मेरा, डेंटिस्ट एज अ करियर कैसा है? ओके, सो डेंटिस्ट एज अ करियर बहुत फ्लरिशिंग है, बहुत अच्छा है। रीज़न बीइंग, एक तो आपको इंडिपेंडेंस मिलता है, ठीक है, आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं अपना। आपको मेंटली बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है, बिकॉज आप देखो, डेंटल पेन वन ऑफ द हाईएस्ट रैंक पेन है आफ्टर लेबर पेन। अगर लेबर पेन सबसे ज़्यादा हाई माना जाती है तो सेकेंड नंबर पे टूथ एक्स मानी जाती है। आप उस टूथ एक से लोगों को रिलीफ देते हैं, इट इज़ रियली सेटिस्फाइंग। मतलब इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ना कि आपने वो पेन पेशेंट की रिलीज कर दी। उसके अलावा आज की डेट में एस्थेटिकली कॉस्मेटिक, जैसे हमने डिस्कस किया था, इतना ऑप्शंस हो गया है, इतना वास्ट है वो चीज़ कि आप पेशेंट्स की स्माइल्स को कैसे ब्यूटिफाई कर सकते हैं। सो इट हैज़ रियली चेंज एंड आई वुड से इट इज़ वेरी सेटिस्फैक्ट्री एंड वेरी फ्लरिशिंग। Okay, that's a lot of information on your teeth, on your tooth health, on your dental health. और ये थे हमारे साथ डॉक्टर जैस्मिन। इनका क्लिनिक सेक्टर 92 में है, और आप जब भी विजिट करना चाहें इनको विजिट कर सकते हैं। We will do again a dental podcast with her in the next section. तब तक के लिए please take care of your tooth health.